नमस्कार, स्वागत है आपका ईटीना स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और मुंबई स्टूडियो से प्रशांत और अभिषेक भी हमारे साथ मौजूद हैं। और इस शो में हम शामिल करेंगे आपके सवालों को। अगर कुछ सवाल हैं आपके तो तरीका बेहद ही आसान है। सबसे पहले तरीका आपको बता देते हैं। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, अपने सवाल व्हाट्सएप करिए। फ़ोन लाइन नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा, एक बार आपको दिखा भी देते हैं। और हम सोशल मीडिया हैंडल पर भी मौजूद हम सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं। सोशल मीडिया हैंडल्स आपकी स्क्रीन पर फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के जरिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और ये फ़ोन लाइन नंबर है जिसके ज़रिए भी आप हमें कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बाज़ार पर नज़र डालेंगे और उसके बाद हम हमारे एक्सपर्ट्स को भी शामिल करेंगे। और इस वक्त अगर बाज़ार पर देखें तो आज कमजोर ग्लोबल संकेत के चलते हम देख रहे हैं कि लगातार दूसरे दिन भी बाजार में दबाव है। निफ्टी लाल निशान में है, लेकिन बैंक निफ्टी उसके उलट कारोबार कर रहा है और हरे निशान में ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी। निफ्टी की चाल अगर देखेंगे तो करीब 77 अंक नीचे कारोबार कर रहा है। और टॉप लूजर्स जो हैं उसमें एलटीआई माइंट्री, आईटीसी, पावर ग्रिड, सिप्ला और नेस्ले जैसे स्टॉक्स आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। मार्केट ब्रेथ भी अगर देखेंगे तो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों से अच्छा कंट्रीब्यूशन मिल रहा है। हर एक गिरने वाले शेयर के सामने लगभग 2 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, लेकिन इंडाइसेस में कमजोरी हम देख रहे हैं बनी हुई है। अगर सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन की बात करेंगे तो कंज्यूमर ड्यूरेबल, पीएसयू, बैंकों से काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। रियल्टी में भी काफ़ी शानदार तेज़ी है, लेकिन आईटी और एफएमसीजी आज बाजार पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। और एनर्जी और ऑयल एंड गैस शेयरों में भी आज हम वीकनेस ही देख रहे हैं। लेकिन इस कमजोरी में भी कुछ स्टॉक्स ऐसे जो कि अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। इसमें अदानी पोर्ट्स देखिए 2% ऊपर है। टाइटन में करीब 1.25% की तेजी है। एक्सिस बैंक, डॉक्टर रेड्डीज और अदानी एंटरप्राइजेस भी अच्छी मजबूती के साथ आज कारोबार कर रहे हैं। तो यह है आज का मार्केट सेटअप। और आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, उस पर भी हम राय लेंगे हमारे एक्सपर्ट से। दोनों ही मेहमानों को शामिल कर लेते हैं हमारे साथ। इस वक्त इन्वेस्टमेंटल सिक्योरिटीज से जय पटेल और प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज से अविनाश गुरशकर मौजूद हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। सबसे पहले जय, आपसे समझना चाहेंगे क्या व्यू बन रहा है आज आपका, बाजार पर कैसे ट्रेड करें? तो इंडेक्स स्पेसिफिक, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो इंडेक्स स्पेसिफिक मुझे थोड़ा कंसोलिडेशन फेज लग रहा है, बिकॉज ऊपर के साइड हम देखें तो 19,500 और 19,450 पर मोर देन 1.5 करोड़ जितने ओपन इंटरेस्ट ऐड हुए आज के सेशन में। सो वहां पर एक कॉल राइटर्स का एक दबदबा है, रेजिस्टेंस वहां पर स्ट्रॉन्ग है। तो 19,500 आज के दिन में निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और डाउनसाइड हम देखें तो 19,350 पर थोड़ा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अराउंड हम देखें तो मोर देन 1.5 करोड़ जितने पुट राइटर्स वहां पर बैठे हैं। तो मुझे लग रहा है सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग है। तो ओवरऑल मार्केट कंसोलिडेशन फेज में। इंडेक्स स्पेसिफिक मुझे अभी नहीं लग रहा किसी को अभी ट्रेड करना चाहिए। एग्रेसिव ट्रेडर्स अभी कुछ भी करना चाहे तो मुझे लग रहा है 19,350 का सपोर्ट उनके लिए अहम रहेगा। इफ वहां से ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है तो 19,450 तक इन द क्लोजिंग ऑफ द डे हम देख सकते हैं। बट एग्रेसिव ट्रेडर के लिए ये मार्केट है, इन्वेस्टर्स के लिए ये मार्केट को इन्वेस्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी को अवॉइड करना बहुत लाजमी होगा, बिकॉज ट्रेड थोड़े डिफिकल्ट है लेने के लिए। तो मुझे लग रहा है नॉर्मल इन्वेस्टर्स को प्रॉब्लम आ सकता है कॉल एंड पुट दोनों साइड पर। सो मुझे इन्वेस्टर्स को अवॉइड करने की सलाह दूंगा निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए दोनों में। ठीक है, तो ये है बाजार पे नजरिया आता हुआ। और चलिए अब आपके सवालों का रुख करते हैं। धैर्य हमारे साथ पुणे महाराष्ट्र से जुड़े हैं। धैर्य, गुड मॉर्निंग, पूछें अपना सवाल। लगता है धैर्य हमारे साथ नहीं है। फेसबुक के जरिए एक सवाल जो है हमारे पास जो आया हुआ है वो हम ले लेते हैं। और ये सवाल 700 शेयर हैं, धैर्य का ही सवाल है ये। 700 शेयर उन्होंने लिए हैं 230 रुपए के लेवल पे। अविनाश जी, गुड मॉर्निंग, बताएं क्या करना चाहिए टाटा पावर में? गुड मॉर्निंग प्रशांत। मुझे लग रहा है कि देखिए टाटा पावर में इनको पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। हालांकि इनकी खरीदारी आसपास ही है इनके परचेस प्राइस से, लेकिन जिस प्रकार से Q1 में कंपनी ने अपना परफॉर्मेंस दिखाया, मैनेजमेंट की कमेंट्री है, मुझे लग रहा है कि अगर नजरिया कम से कम 12-15 महीने का है तो डेफिनेटली ग्रोथ का ट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रांग है। कंपनी ने ये भी कहा है कि रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी में वो काफ़ी बड़ी मात्रा में डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। प्लस पावर जनरेशन एक थीम बहुत ही स्ट्रांग मार्केट में देखने को मिला है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आने वाले क्वार्टर्स भी काफ़ी स्ट्रांग रहेंगे। तो इस लेवल से मुझे लग रहा है कि इनको होल्ड करना चाहिए। अच्छी खासी अपसाइड इनको अगले से 12-15 महीने में मिलेगी, तो यहाँ पे होल्ड करें।
ठीक है, टाटा पावर को होल्ड करने की सलाह है। अगला सवाल लेंगे, महाराष्ट्र से आया है और ये भी आया है फेसबुक के जरिए, रूप जी जोशी का, और इनका सवाल है लेमन ट्री होटल्स को लेकर 400 शेयर हैं 84 रुपए के भाव पर। अविनाश जी, जवाब आपसे ही चाहेंगे क्योंकि लेमन ट्री हम देखने के लगातार विस्तार कर रहा है और तमाम ऐसी छोटी छोटी जगहों पर जाकर प्रॉपर्टीज खरीद रहा है जहां पर ग्रोथ की गुंजाइश बनती है। शेयर को हमने देखा है कि 100 रुपए के आसपास पहुंच गया है लेमन ट्री का, 94 रुपए के आसपास फिलहाल ट्रेड हो रहा है। क्या व्यू होगा आपका इस पर? देखिए, लंबी अवधि के लिए मुझे लग रहा है कि लेमन ट्री का काफी वेल पोजिशनड है, क्योंकि उन्होंने बजट और अफोर्डेबल होटल्स में काफी बड़ा एक्सपोजर लिया है। और हमको लग रहा है कि देखिए, इनका जो मार्केट अपॉर्चुनिटी है वो काफी बड़ा है, क्योंकि ये ज्यादातर बिजनेस ट्रैवल के लिए जो टायर 1, टायर 2, टायर 3 जगह है, वहां पे ज्यादातर इनके होटल्स है। मुझे लग रहा है कि इनका नजरिया अगर साल भर का भी है तो इनको कम से कम 125-130 का एक टारगेट प्राइस मिल सकता है। हालांकि ज्यादातर एक्सपेंशन इनका डेट फंडेड है, लेकिन जिस प्रकार से रूम की सप्लाई इनके पास आने वाली है, इससे यही लग रहा है कि वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेंशन का बेनिफिट तो मिलेगा ही, प्लस एवरेज रूम रेंटल्स भी काफी अच्छे तरह से बढ़ रहे हैं। तो होटल के कारोबार में मुझे लग रहा है कि ये डेफिनेटली एक अच्छा वर्सेटाइल और काफी ड्यूरेबल ब्रांड है। तो यहाँ पे होल्ड करें, कम से कम 8 to 12 मंथ्स का नजरिया रखें, यहाँ पे होल्ड करने की राय। ठीक है, तो ये है व्यू लेमन ट्री पर। अगला सवाल ले लेते हैं और ये ट्विटर पर हमें मुंबई से आया है वेंकटेश जी का। कोटक महिंद्रा बैंक है इनके पास, 100 शेयर्स 1900 के भाव पर इन्होंने लिया हुआ है। अब समय तो मेंशन नहीं किया है कि कितना समय ये दे सकते हैं, क्योंकि कोटक बैंक में लंबी अवधि के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेडिंग का अगर नज़रिया है तो फिर देखना पड़ेगा। हालांकि इनकी खरीद थोड़ी पहले की लग रही है कोटक महिंद्रा बैंक में। जय, आप सजेस्ट करिए। कोटक महिंद्रा बैंक फिलहाल नुकसान में है और 10,000 से ज़्यादा का नुकसान इनको इस स्टॉक में झेलना पड़ रहा है। क्या व्यू बन रहा है आपका, और ये जो वीकनेस आई है कब तक स्टॉक अब यहाँ से चलना शुरू होगा? तो वेंकटेश जी से सलाह है कि थोड़ा अभी भी डाउनसाइड बाकी है, अराउंड 1761 या 1765 जितना रेंज है। मुझे लग रहा है वहां पर एक सपोर्ट ले लेगा स्टॉक, क्योंकि वहां पर प्रीवियस रेजिस्टेंस काफी हद तक ट्रेंड लाइन बना चुका है। तो मुझे लग रहा है 1762-65 के अराउंड आप वापिस से एक्यूमुलेट करना हो तो कर सकते हो, वरना उसके बाद मुझे लग रहा है बाउंस बैक ऊपर के साइड में आ सकता है। 1900 का लेवल थोड़ा टफ है अभी आने के लिए, 1-2 महीने के अंदर थोड़ा टफ होगा आने के लिए, क्योंकि बैंक निफ्टी के साइड हमने देखा सपोर्ट नहीं आ रहा बैंकिंग साइड का। तो कोटक महिंद्रा बैंक में लंबे अवधि तक रहने के लिए सलाह होगी। 1-2 महीने की बात आपको होल्ड करके रहना होगा। शॉर्ट टर्म में कुछ आपको ज्यादा वोलेटाइल नहीं आएगा, अराउंड सपोर्ट जोन के वहां पर है। तो मुझे लग रहा है इफ ये जोन में आप, तो इफ आपको वापस से एवरेज आउट करना हो तो कर सकते हो। स्टॉक बहुत बढ़िया है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया स्टॉक है। इवन बैंक निफ्टी का भी अच्छा खासा वेटेज है। तो मुझे लग रहा है आपको एवरेज आउट करना चाहिए और थोड़ा एक्यूमुलेट करना चाहिए, लंबी अवधि के लिए होल्ड करना चाहिए। ठीक है, तो ये है कोटक बैंक पर नजरिया। चले बढ़ते हैं, महेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं अहमदाबाद गुजरात से। महेश, गुड मॉर्निंग, पूछें अपना सवाल। सर, मेरा सवाल है, मेरा रेफ्रेक्स इंडस्ट्री है। रेफ्रेक्स इंडस्ट्री के 400 पड़े हैं 615 रुपए के रेट से, और मैं इसको मैक्सिमम 12 महीने तक रख सकता हूँ। ठीक है, 1 साल का नजरिया रेफ्रेक्स इंडस्ट्रीज पर इस वक्त। चलिए अविनाश जी बताएं क्या करना चाहिए। रेफ्रेक्स इंडस्ट्रीज पे 615 इनका खरीद लेवल है। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, रेफ्रेक्स इंडस्ट्रीज ने बहुत ही अच्छे नंबर्स Q1 के लिए दिखाए। मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का इनका प्रोडक्ट है, जिस प्रकार से टेलविंड्स इस इंडस्ट्री में चल रहे हैं, डेफिनेटली कंपनी को FY24 में काफी फायदा होगा। मेरे ख्याल से ऊपरी लेवल पे ये 750-775 तक ये जा सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से इनके पास काफी बड़ी क्वांटिटी है, तो थोड़ा सा मुनाफा वसूल कर ले और बैलेंस क्वांटिटी ये कम से कम 8 से 12 महीने के लिए होल्ड करे। ठीक है, 8 से 12 महीने के लिए इसमें निवेशित रहने की सलाह है। महाराष्ट्र से अगले दर्शक का सवाल लेंगे। अनूप हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। अनूप नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको। हाँ नमस्ते सर, मेरे पास प्रकाश इंडस्ट्रीज है, 1000 शेयर 96 के भाव से 2 साल से पड़े हैं। प्रकाश इंडस्ट्रीज के? हाँ हाँ, और एक शेयर है सर बोडल केमिकल 90 के भाव से 200 शेयर। प्रकाश इंडस्ट्रीज के 96 के भाव के शेयर हैं, 2 साल से 92 रुपए के आसपास के भाव हैं। ठीक है, बोडल केमिकल? हाँ हाँ, बोडल केमिकल सर 200 शेयर है 90 के भाव से, एवरेज करना है क्या?
बोडल केमिकल 90 के भाव से हैं, एवरेज करना है क्या? प्रकाश इंडस्ट्रीज पर अनूप जी क्या चाहते हैं आप, क्योंकि अब आपको निश्चित तौर पर आपके जब भाव वापस आ गए होंगे शायद आप समीक्षा करना चाह रहे होंगे, करेक्ट? हाँ, तो सर ऊपर में कितने लेवल पे बेचना चाहिए? ठीक है, बड़ी मुश्किल से आपके भाव लौट के आए हैं सर। हाँ। इस पर डिस्कशन कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या संभावनाएं हैं। हालांकि सस्ता स्टॉक है, 45 रुपए के आसपास से रिकवर करके अब 90 रुपए के ऊपर फिर से निकल के आ गया है। अविनाश जी, अब समय और दें तो मुनाफा होगा या फिर इनके भाव वापस आ गए हैं, अब ज़्यादा कुछ सोचना नहीं चाहिए, यहाँ से निकल जाए और कुछ बेहतर शेयर आप बताएंगे? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए प्रकाश इंडस्ट्रीज में जो अप ट्रेंड हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि क्लियरली कंपनी के नंबर्स काफी अच्छे हैं। सबसे बड़ी बात, इनको एक कोल माइन एलोकेटेड हुआ है, तो इसका भी फायदा कंपनी को हुआ है। सबसे बड़ी बात, जिस प्रकार से अभी डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टील का बढ़ा है, इसका फायदा ऑब्वियसली प्रकाश इंडस्ट्रीज को हो गया। तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने 1.5-2 साल यहाँ पे होल्ड किया है, तो और एक अगर 6 से 12 महीने ये होल्ड करते हैं तो मेरे ख्याल से कम 130-140 का टारगेट प्राइस पॉसिबल लग रहा है। सबसे बड़ी बात, इनके पास जो कोल माइन एलोकेटेड है, इनसे इनको काफी मदद इनके रॉ मटेरियल्स में मिलेगी, जो मार्केट डेफिनेटली शेयर के प्राइस में ऑलरेडी रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे होल्ड करे, कम से कम और 6 to 12 मंथ ये होल्ड करते हैं तो अच्छी खासी अपसाइड मिलेगी। मेरे ख्याल से रिस्क रिवॉर्ड इस लेवल से काफी अच्छा लग रहा है। इसको होल्ड करने की सलाह है। बोडल केमिकल पर अविनाश जी क्या सलाह होगी, क्योंकि हमने देखा है कि केमिकल वाली कंपनियां काफ़ी तेज़ी से क्षमता विस्तार कर रही हैं, हालांकि उसमें बोडल केमिकल का हमने नाम बहुत प्रमुखता से सुना नहीं। हालांकि इसकी भी जो कहानी है सेम है, ये भी 50 रुपए के आसपास से रिकवर करके अब ये 70-75 के आसपास है। सवाल है कि क्या इसको एवरेज करना है या फिर जो निवेश है उसको बनाए रखें बस? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए अभिषेक, बोडाल केमिकल्स में एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये सारे कमोडिटी केमिकल्स में काम करता है और यहाँ पे जो प्राइसिंग पावर है वो काफी कम है। इनफैक्ट अभी तो स्पेशलिटी केमिकल्स का भी जो ट्रेंड है वो काफी नरम है। मेरे ख्याल से यहाँ पे फ्रेश एवरेज ना करे और अगर हो सके तो इसमें स्विच करे। मुझे लग रहा है कि बोडाल केमिकल से अगर ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में पैसा लगाते हैं तो मेरे ख्याल से एक अच्छा स्विच होगा, क्योंकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में हमको लग रहा है कि आने वाले साल 1.5 साल में बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। तो यहाँ से स्विच करे, यही राय रहेगी। ठीक है, स्विच करने की सलाह है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक बढ़िया विकल्प, अच्छी तेजी दिखी हुई है, क्रेडिट ग्रोथ बैंकों के अच्छे आई रहे और मैनेजमेंट को लेकर कोई शक नहीं है, बहुत ही दमदार प्रोमोटर्स हैं। अब बात करते हैं एक मैनेजमेंट से। हमारे साथ आईआरबी इंफ्रा के मैनेजमेंट जुड़ चुके हैं। आईआरबी इंफ्रा के डायरेक्टर अनिल यादव मौजूद हैं। अगर आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स की बात करें तो कंपनी हाईवे सेक्टर में देश की लीडिंग इंटीग्रेटेड और पहली मल्टीनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर है। कंपनी ने हाल ही में जुलाई महीने में अपने टोल रेवेन्यू के आंकड़े जारी किए, जिसमें कि 14% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है। अब आगे के लिए क्या आउटलुक है, इस पर हम बात करेंगे कंपनी के मैनेजमेंट के साथ, और हमारे साथ अनिल यादव जी मौजूद हैं। अनिल जी, थैंक यू सो मच इसी नाम स्वदेश को समय देने के लिए। तो इस बार हमने देखा कि सालाना आधार पर बात करेंगे तो काफ़ी शानदार ग्रोथ थी, लेकिन सीक्वेंशली थोड़ा दबाव है और इस पर जिस तरह से हर जगह हम देख रहे हैं भारी बारिश का माहौल है। अगर मॉनसून और पिकअप होता है, जो कि हम देख भी रहे हैं, क्या इसका असर सीक्वेंशली आप देख रहे हैं टोल रेवेन्यू पर और पड़ सकता है? नॉर्मली मॉनसून क्वार्टर हमेशा ही बाकी क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो कंस्ट्रक्शन और टोल दोनों में थोड़ा सा वीक होता है, और बट हमको करस्पॉन्डिंग मंथ ऑफ लास्ट ईयर देखना चाहिए। अगर जुलाई मंथ से हम कंपेयर करते हैं तो हम 14% की ग्रोथ आईआरबी और प्राइवेट इन्वेस्ट एसेट मिला के हमने रजिस्टर की है। और अगर सिर्फ आईआरबी के एसेट जो 100% ओन्ड आईआरबी के एसेट है उनको देखें तो हमने रफली 18% ग्रोथ रजिस्टर की है, दैट इज मुंबई, पुणे एंड अहमदाबाद, वडोदरा। तो ग्रोथ काफी एनकरेजिंग है और ट्रैफिक ग्रोथ चल रही है और हमें लगता है कि मोमेंटम आगे कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, अनिल जी एक चीज़ ज़रा और बताइए आप कि आपकी ऑर्डर बुक जो है 33,000 करोड़ के आसपास की है और हम देख रहे हैं कि ये प्री इलेक्शन ईयर है, अगले साल तो इलेक्शन की धूम होगी पूरे देश में। आप ये बताइए कि आप क्या उम्मीद करके चल रहे हैं, क्या कुछ ऑर्डर पिकअप या फिर टेंडरिंग में आप यहाँ से उछाल देख रहे हैं? आपको लगता है कि अगला एक साल कम से कम बड़ा सॉलिड रहने वाला है? अनलाइक द ईपीसी कंपनी, हमारा 2/3 ऑफ एबिटा जो है टोल बिजनेस से ही आ जाता है, तो हमारे पास ऑलरेडी काफी रोबस्ट ऑर्डर बुक है। और गवर्नमेंट ने जैसे कि बताया है कि लास्ट ईयर 6,000 किलोमीटर अवार्ड किया था, इस साल और रफली 20% हायर अवार्ड की बात कर रहे हैं। जैसे आपने बताया
ये इलेक्शन ईयर है तो प्रोबेबली बाय दिसंबर और जनवरी जो भी अवार्ड होने हैं मैक्सिमम हो जाएंगे। तो हम उन प्रोजेक्ट जो भी मतलब बिड के लिए आएंगे हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और हम बीओटी, टीओटी एंड हैम प्रोजेक्ट इन सेम ऑर्डर ऑफ द प्रेफरेंस के लिए बिड करेंगे। ठीक है सर, एक चीज़ और बताइए कि टेंडर पाइपलाइन कैसी दिख रही है? कोई सिग्निफिकेंट ऑर्डर जिसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं? और आगे हम देखें बीओटी टोल, टीओटी और एचएएम प्रोजेक्ट्स में से किन को प्रायोरिटीज आप ज़्यादा देंगे? तो एज फार एज ऑर्डर पाइपलाइन कंसर्न, टीओटी के 46 प्रोजेक्ट एनएचआई के वेबसाइट पे ऑलरेडी हैं, रफली 2600 किलोमीटर लेंथ के। तो वो टीओटी जब भी बिडिंग के लिए आएंगे हम उस टीओटी प्रोजेक्ट के लिए बिड करेंगे। और बीओटी और टीओटी प्रोजेक्ट हमारे प्राइवेट इन्वेंट के थ्रू एग्जीक्यूट होंगे, जहां आईआरबी 51% ओन करता है और जीआईसी जो सोवरेन वेल्थ फंड ऑफ सिंगापुर है वो 49% ओन करता है। तो आगे जाके भी हम बीओटी, टीओटी एंड हैम प्रोजेक्ट्स के लिए बिड करेंगे इन सेम ऑर्डर ऑफ द प्रेफरेंस। ठीक है अनिल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और नतीजों पर हमसे बातचीत करने के लिए और आगे का आउटलुक भी थोड़ा सा शेयर करने के लिए। मजा आपसे बातचीत करके। आईआरबी इंफ्रा 25-26 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। नतीजे थोड़े से कमजोर आए हैं और अगर हम साल भर की बात करें तो लार्जली एक दायरे में ही रहा है शेयर, ये थोड़े छोटे साइज का भी है, तो बहुत कोई हमने स्विंग बड़े मूव्स शेयर में देखे नहीं हैं। अविनाश जी, आईआरबी इंफ्रा जिनके पास हो, क्या बहुत उम्मीदें पाल के चलनी चाहिए इस शेयर से, या फिर इंफ्रा स्पेस में अगर हम पर्टिकुलरली अगर इंफ्रा स्पेस की भी बात करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसी कंपनीज हैं, एनसीसी की बात कर लें या फिर एस की बात कर लें, सांगवी मूवर्स की बात कर लें, ये तो बहुत जबरदस्त चले हैं, तो स्विच करने की सलाह देंगे क्या आप इसमें? देखिए अभिषेक, मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली आईआरबी इंफ्रा में नियर टर्म ट्रिगर नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से अभी भाव गिरा है और जो वैल्यूएशन पे मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि देखिए ये लीडिंग प्लेयर है टोल मैनेजमेंट का और इनके पास काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। मेरे ख्याल से अगर नजरिया थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म रखे तो मुझे लग रहा है कि ज्यादातर नेगेटिव्स प्राइस में फैक्टर्ड इन है और अगर लंबी अवधि की बात करें तो इस लेवल से अच्छी खासी कमाई हो सकती है, बट टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखना चाहिए। तो जिनको ज्यादा मीडियम टू लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम रखना है वही इस शेयर में निवेश करे, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ऐसा कोई बड़ा ट्रिगर आएगा ऐसा मुझे भी नहीं लग रहा है। ठीक है, आईआरबी इंफ्रा पर ये व्यू। एक बारी है हमारे खास सेगमेंट ऑप्शन के चैंपियन की, जिसके लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं एंजल वन की स्नेहा सेठ। स्नेहा, बताएं ऑप्शन की दुनिया में आज आपकी नजर कहां है? ऑप्शंस में अगर हमें ट्रेड करना है तो आई थिंक डॉक्टर रेड्डी काउंटर काफी अच्छा लग रहा है। अगर आप कंटिन्यूसली देखें तो डेली चार्ट में 20 डेमा के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली अगर आप देखें थोड़ा 3-4 दिनों में कंसोलिडेट किया है, बट मुझे लग रहा है यहाँ से एक ब्रेकआउट आने की काफी ज्यादा चांसेस है अबाव 5900। आई वुड सजेस्ट 5900 की ही कॉल आप बाय करके ट्रेड करें। 110-115 के रेंज में से बाय करना है। स्टॉप लॉस इसमें 67 का रहेगा और जो टारगेट इसमें 197 तक के रहेंगे। एज पर दी टारगेट एंड स्टॉप लॉस, मैक्सिमम लॉस पोटेंशियल इसमें अराउंड 6000 है और जो प्रॉफिट पोटेंशियल एज पर दी टारगेट इज अराउंड 10,250। डॉक्टर रेड्डीज में आज स्नेहा जी की ऑप्शन की रणनीति 5900 की कॉल खरीदें, 110-115 पे, लक्ष्य 177 का, स्टॉप लॉस 67 रुपए का, अधिकतम मुनाफा 10,250 का और अधिकतम नुकसान 6,000 का। बहुत बहुत शुक्रिया स्नेहा जी हमसे जुड़ने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। और चलिए अब एक खास रिसर्च आपके सामने लेकर आते हैं। चुनावी मौसम में सरकार जो है उसके लिए महंगाई एक बहुत बड़ी चुनौती बनती जा रही है। खाने पीने की महंगाई ने पूरा खेल बिगाड़ दिया है। खाने के तेल को छोड़कर आपकी थाली से जुड़ी हर खाने पीने की चीज़ों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। कितनी बड़ी है महंगाई और आपके रसोई का बजट कितना बढ़ चुका है और सरकार क्या इसके लिए उपाय कर रही है, पूरा एनालिसिस लेकर हाजिर हैं हमारे सहयोगी अभिषेक और विश्वमोहन। चलते हैं उनके पास। अभिषेक और विश्वमोहन, बताएं आखिर थाली जो है वो कितनी महंगी हो चुकी है? देखिए, थाली की अगर बात करें तो अगर खाने के तेल को अगर आप छोड़ दें तो थाली में अभिषेक जितनी भी सारी चीज़ें आती हैं, जितनी इंग्रेडिएंट्स होती हैं, सब कुछ महंगी होती जा रही हैं। चाहे वो अनाज हो, जो सबसे बेसिक चीज़ें होती है, आटा और चावल, जो भी आप थाली की सबसे मेन इंग्रेडिएंट होती है, उसके दाम अगर आप देखें तो पिछले 4 महीने में 15% से ज़्यादा दाम चावल के बढ़े हैं।
गेहूं की महंगाई यानी आपकी रोटी जो महंगी हुई है वो करीब करीब 18 से 20% तक दाम बढ़े हैं। उसके बाद एक मेजर इंग्रेडिएंट आता है, वो है सब्जी का। सब्जी की अगर बात करें तो सब्जी के दाम तो 100% से लेकर 400% तक बढ़े हैं। अलग अलग सब्जियों के दाम अलग अलग बढ़े हैं। टमाटर की बात करें तो 100 रुपए के आसपास, हालांकि नरमी के बाद ये भाव दिख रहे हैं। भाव 200 रुपए के ऊपर भी गए हुए थे, लेकिन अभी भी अप्रैल के अगर लोअर लेवल से आप देखें तो 400% की ज्यादा की महंगाई टमाटर में दिख रही है। परवल की महंगाई 70% पिछले 4 महीने में। गोभी, लौकी भी के भाव भी करीब करीब 2 गुने हो गए हैं। बाकी अगर सब्जियों के दाम बात करें तो यहाँ पर भी 70% से 100% तक की तेजी आ गई है। चाहे वो तोरई हो, भिंडी हो, करेला हो, शिमला मिर्च हो, यहाँ पर भी 50% से 100% तक की तेजी आ चुकी है। तो लगातार ये जो महंगाई के जो नंबर है लगातार ऊपर की तरफ जा रहे हैं। प्याज जो अब तक काफी कम थे, 20 से 30 के बीच में घूम रहे थे, अप्रैल में अगर आप देखेंगे तो प्याज के दाम काफी कम थे, वो दाम भी अब बढ़कर 2 गुने हो गए हैं, करीब करीब 40 रुपए हो चुके हैं। बैगन एक सस्ता सब्जी के तौर पे इसे देखा जाता है, लेकिन इसके दाम भी बढ़कर 60 रुपए तक हो गए हैं प्रति किलो के भाव। खीरा के दाम ये यानी 60 रुपए के आसपास हो गए। तो इसके अलावा और कहां दाम बढ़े? इसके अलावा अगर बात करें महंगाई में तो मसालों की बात करें तो मसालों के दाम काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। पिछले अप्रैल से अब तक देखें तो 125% तक दाम हल्दी के बढ़े हैं। और जीरा की अगर बात करें तो 80% तक की तेजी आई है। धनिया के दाम पिछले 4 महीने में 185% बढ़ गए हैं। अदरक के दाम भी 275% की तेजी आई है। मिर्च में भी इसी तरह की तेजी आई है। तो लगातार ये दाम ऊपर की तरफ मसालों में भी देखने को मिल रहा है। इसके बाद अब बात कर लेते हैं पल्सेस को लेकर, क्योंकि इसके उत्पादन को लेकर, दालों के उत्पादन को लेकर काफी चिंता है। पिछले साल भी हमने देखा था कि अरहर के जो उत्पादन थे वो काफी कम रहे थे, और उसका असर ये है कि इस साल भी स्टॉक कम है, उत्पादन भी कम है। अब तक के जो सोइंग के, बुआई के जो नंबर्स आ रहे हैं वो भी कम है। और तुअर के जो दाम, अरहर के जो दाम है वो प्रति किलो के भाव 150 रुपए किलो तक जा चुके हैं। उड़द साउथ इंडिया में हालांकि सबसे ज्यादा यूज होता है, इसके दाम भी थम नहीं रहे हैं, 115 रुपए तक हो चुके हैं। पिछले 1 साल पहले अगर देखें तो इसके दाम 100 रुपए के आसपास हुआ करते थे। मूंग 100 के आसपास पिछले साल तक हुआ करते थे, वो भी 115, और चने के दाम भी 80 रुपए तक जा चुके हैं, क्योंकि बाकी खाने के दाम बढ़ चुके हैं। इससे वजह से उसका असर चने के पे भी हो रहा है। अनाजों का जैसे मैंने बताया, गेहूं और चावल, इसके दाम भी जो 35 रुपए के आसपास चावल हुआ करता था 4 महीने पहले, वो भी अब 42 रुपए, और गेहूं के दाम 30 रुपए किलो के आसपास जा चुका है। यानी विश्वमोहन, थाली में जो भी चीजें हैं, रोटी, दाल, सब्जी, अगर कोई फल इंक्लूड करता है तो सारी की सारी चीजें चौतरफा महंगी हो गई हैं। बिल्कुल। हाँ, और उसकी वजह यह है कि जो अनसीजनल रेन हुए हैं, बारिश कई जगहों पर बहुत ज़्यादा हुई है, कई जगह पर सूखे की स्थिति है। इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत सारी कमोडिटीज़ की ऐसी है कि उसके चलते थोड़ी महंगाई की आग को हवा लगी है। तो विश्वमोहन, मेजर जो रीजंस की अगर हम बात करें, क्योंकि हर कमोडिटीज़ की अगर बात करें, सब्जियों की बात करें तो अलग, क्योंकि टमाटर की महंगाई हमने पहले देखी, उसके बाद हम देख रहे हैं कि बाकी सब्जियां भी महंगी हो रही हैं। तो ये तो सीजनल इफेक्ट हो गया, और कहीं ना कहीं जब आरबीआई की जब पॉलिसी आई तो उसका अंदाज़ा था कि ये दरें, महंगाई बढ़ के आएगी। सीपीआई महंगाई में वो रिफ्लेक्ट भी हुआ, वो हमने देखा 7.5% के आसपास सीपीआई महंगाई पहुंच गई, और उसमें फूड इन्फ्लेशन 11.5% के आसपास है। मेजर रीजंस क्या है? सब्जियों को अगर हम किनारे छोड़ दें तो दालों की बात करें, अनाज की बात करें, और अगर हम फल की बात कर लें तो देखिए, दालों की अगर महंगाई बात करें तो पिछले साल भी हमने देखा था, जो एक मेजर दाल होता है वो अरहर है, तो उसका उत्पादन पिछले साल भी कम हुआ था, और इस साल भी अब तक के जो खरीफ बुआई के जो नंबर्स आ रहे हैं वो काफ़ी कम है। उससे यहाँ पर दालों की कीमतें बढ़ रही हैं, और जो नई खेप जो आने वाली इंपोर्ट के जरिए अफ्रीकी देशों से, वो सितंबर से पहले आने वाली नहीं है, और उसका फायदा चने को मिल रहा है। चने के दाम भी 6,000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव मंडियों में जा चुके हैं, रिटेल में दाम 80 रुपए है, तो वो बाकी दालों को भी असर कर रहा है। और सप्लाई चेन की तो दिक्कतें हैं ही, क्योंकि बाढ़ बारिश की वजह से जो सप्लाई जो नॉर्मल नहीं हो पा रही, बहुत सारे राज्यों से पहुंच नहीं पा रही है, ये भी वजह है। साथ ही इंटरनेशनल मार्केट में अनाजों के दाम बढ़ रहे हैं, चाहे वो चावल को लेकर हो। चावल की आपने बात की, चावल से हमने अमेरिका से जो विजुअल्स आए विश्वमोहन, हमने देखे कितने वो, मतलब खतरनाक तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ चिंताजनक जरूर थे कि चावल के लिए सुपरमार्केट में एक तरह से लड़ाई चल रही थी लोगों के बीच में। तो क्या वहां तो दाम बढ़े हैं, वहां थोड़ी स्थितियां कमजोर हैं, क्या यहाँ पर भी हालात क्या चिंताजनक हैं, या फिर ये
एक तरह से फौरी उछाल हम कहेंगे, फिर उसके बाद राहत मिल जाएगी? देखिए, बहुत ज़्यादा चिंता की बात तो यहाँ पर नहीं, क्योंकि यहाँ पर उत्पादन को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता नहीं है। पिछले साल से अगर आप बुआई के नंबर भी देखेंगे खरीफ सीजन में, तो धान की बुआई के नंबर काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। लेकिन ग्लोबल मार्केट में डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। सरकार ने हालांकि पार्शियल बैन भी लगा रखा है। सरकार ने जो बैन लगाया है वो है गैर बासमती का जो व्हाइट राइस है, सफ़ेद चावल, उस पर से बैन लगाया है। लेकिन बाकी अब चावल के दाम यहाँ से बढ़ रहे हैं, तो इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी तेज़ी से दाम बढ़े हैं। चाइना जो एक लीडिंग प्रोड्यूसर है चावल का, वहाँ के जो मेजर जो प्रोड्यूसिंग एरिया है, वहाँ पर बाढ़ और बारिश से काफ़ी फसलों को नुकसान हुआ है, तो वहाँ उत्पादन को लेकर चिंता है। तो ओवरऑल ग्लोबल दाम भी बढ़ रहे हैं और यहाँ पर भी डिमांड भी है, और सप्लाई को लेकर चिंता तो थोड़ी बहुत है ही। तो मेजर जो चिंता है वो है सब्जियों की महंगाई को लेकर। अनाज महंगे हुए हैं पिछले 4 महीने में। अगर हम चावल की बात करें या फिर गेहूं की बात करें तो 15-20% के आसपास के दाम बढ़े हैं। लेकिन चिंताजनक ये है कि चूंकि आपके रोजमर्रा की थाली का ये हिस्सा होते हैं, चावल की बात कर लें या फिर गेहूं जिससे आटा बनता है उसकी बात कर लें, तो इसके चलते चिंता की बात है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सरकार को अच्छे से अंदाजा है, और टमाटर के दाम हमने करीब करीब 2 से ढाई महीने पहले बढ़ते हुए देखा और उस पर कुछ खास लगाम लगा नहीं है। हालांकि सरकार ने कोशिश की है, नेफेड के थ्रू या फिर किसी और भी चैनल्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाने की कोशिश की है। सप्लाई की जो स्थिति थोड़ी खराब हो गई थी उसको सुधारने की कोशिश की है, लेकिन बहुत राहत नहीं मिले। और अब स्थिति यह है कि फूड इन्फ्लेशन 11.5% के आसपास थे। अगर हम पूरे CPI बास्केट्स की बात करें, उसमें फूड इन्फ्लेशन का तकरीबन 55% के आसपास का हिस्सा है। तो निश्चित तौर पर जब तक फूड इन्फ्लेशन कूल नहीं होता है, शायद महंगाई में बहुत राहत की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि सरकार क्या कर रही है? क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं या फिर कुछ ऐसे स्ट्रक्चरल कुछ बदलाव हो रहे हैं जिससे भाव शायद नीचे आ जाए? विश्वमोहन, क्या हो रहा है इस पर? जी, सरकार तो एक OMS के जरिए, ओपन मार्केट जो सेल्स स्कीम सरकार की होती है, जो अपने स्टॉक के जरिए बेचते हैं, वहां से सप्लाई बढ़ाई जा रही है, और जो बल्क बायर्स है उनको भी ये सप्लाई कर रही है। तो उससे बाकी लोगों को फायदा हो रहा है और बाजार में प्राइस को कम करने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ सरकार की जो एजेंसियां, जैसा आप कह रहे थे कि नेफेड के जरिए और बाकी एजेंसीज के जरिए जो उत्पादक एरिया वहां से खरीदारी कर रहे हैं, और जो जहां पर उत्पादन नहीं होता है वहां पर सस्ते दरों पर वो अपने सेंटर्स के जरिए इसकी बिक्री कर रहे हैं। तो ये कदम सरकार उठा रही है। चावल में जैसे मैंने पहले भी बताया कि चावल में एक्सपोर्ट पर तो पार्शियल आप एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा ही चुके हैं। गेहूं पहले से ही एक्सपोर्ट पाबंदी लगी हुई है। तो तमाम ऐसी चीजें सरकार भी कोशिश कर रही है। शुगर में भी आपने देखा कि एक्सपोर्ट कैसे बाद में बंद कर दिया गया था, जबकि हमारे पास एम्पल यहाँ पर स्टॉक है उसके बाद भी। तो सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, सप्लाई चेन को भी दुरुस्त कर रही है। लगातार दलहन को लेकर अब स्टॉक जारी करने के आदेश दिए गए हैं। अब वीकली आधार पर, मंथली आधार पर आपको दालों के, तेलों के स्टॉक आपको बताना है क्या कितना आप होल्ड कर रहे हैं हर कैटेगरी के कारोबारियों के लिए, ताकि आप स्टॉक जमाखोरी को बढ़ावा नहीं मिले। तो तमाम कोशिश सरकार की तरफ से भी हो रही है कि महंगाई पर काबू किया जाए। विश्वमोहन, पिछले साल ना जब महंगाई बढ़ी थी अचानक से अप्रैल में, करीब 7.7% के आसपास रिटेल महंगाई को जाते हुए देखा था, तो सरकार ने बहुत ऐसे कदम उठाए थे। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर दी थी। इसके बाद अगर हम अनाजों की बात करें तो कहीं पर उन्होंने ड्यूटी फ्री इंपोर्ट को इजाज़त दी थी। एक्सपोर्ट जहां पर हो रहा है वहां पर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी थी ताकि हमारे सप्लाई दुरुस्त रहे। आप ये बताइए कि चूंकि अब क्रशिंग सीजन शुरुआत हो जाएगी अक्टूबर से गन्ने की, करेक्ट? बिल्कुल। इसके बाद नवंबर दिसंबर से शायद चावल की भी नई खेप आ जाएगी। तो ये क्या 2-3 महीने का और दर्द है ये? बिल्कुल सही कहा आपने। एक तो सितंबर से जो एक्चुअली हमारा ड्यूटी फ्री इंपोर्ट का भी बहुत सारे प्रोविजन दालों में होते हैं, तो सितंबर से नई खेप दालों की आएगी तो हमारी सप्लाई बढ़ेगी। साथ ही दूसरा, चावल और गेहूं को लेकर ये होगा कि हालांकि चावल में तो हम पर्याप्त हमारे पास सप्लाई है, गेहूं में 40% की इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है। तो इंपोर्ट ड्यूटी में थोड़ी राहत देकर हो सकता है कि सरकार गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करे रूस के साथ या किसी और देशों के साथ, और कुछ 30-40 लाख टन अगर हम एक्स्ट्रा इंपोर्ट कर ले तो हमारा बफर काफ़ी जो 10 साल का जो औसत है उसके आसपास पहुंच जाएगा। तो हमारे पास कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि जो उत्पादन है वो हमारे खपत से ज़्यादा है, लेकिन अभी भी एक बफर के तौर पर हमें रखना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ही कंज्यूमर सेंट्रिक देश है। तो सरकार भी अपनी तरफ से लगातार कोशिश कर रही है। ठीक है, तो सरकार कोशिश कर रही है। दाम हालांकि लगातार बढ़ रहे हैं। थोड़ी सी स्थिरता के संकेत हमें सब्जियों के प्राइस में शायद मिल रहे हैं, क्योंकि टमाटर जिस भाव पर हुआ करता था थोड़े से भाव नीचे आए हैं। फलों की महंगाई थोड़ी सी बढ़ रही है, क्योंकि कई सारे ऐसे मार्केट्स हैं साउथ इंडिया के, अगर बात करें बेंगलोर की बात करें तो वहाँ पर केले का जो भाव है करीब 100 रुपये दर्जन को पार कर गया है। तो थोड़ी सी चिंता है। और अनसीजनस जो रेंज हुए हैं पहाड़ों पर, चाहे वो उत्तराखंड का एरिया हो, हिमाचल का एरिया, वहाँ पर कहीं ना कहीं सेब की जो फसल है वो प्रभावित हुई है। तो थोड़ी सी ये चिंता रहेगी। लेकिन निश्चित तौर पर अनाज की जो महंगाई है, दालों की महंगाई है,
उस पर सरकार कोशिश भी कर रही है और 2-3 महीने के बाद जब नई फसल जब बाजार में आना शुरू हो जाएगी तो उनकी कीमतों में भी शायद थोड़ी सी राहत हम यहाँ से देखेंगे। प्रिया, करेंगे विश्वमोहन और अभिषेक आप दोनों का एक विस्तृत व्यू, महंगाई से आखिर मुकाबला कैसे होगा, किस तरह की महंगाई जो है वो नजर आ रही है और इसके लिए क्या क्या तैयारियां हो रही हैं और कितना वक्त लगेगा इस महंगाई से राहत मिलने में, इन सभी पर एक आपको डिटेल रिसर्च, एक विस्तृत व्यू सामने रखा। चलिए सवालों का रुख करते हैं। अभिषेक हैं दिल्ली से और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, पूछें अपना सवाल। सर, मेरे पास चेन्नई पेट्रो की 6000 शेयर है, मैंने परचेज किया था 411 रुपए पे। इसकी डिविडेंड मुझे अर्न करनी थी, डिविडेंड तो मुझे मिल गया, बट नाउ ये स्टॉक काफी नीचे आ चुका है, तकरीबन अभी 400, कल तो 450 था, आज थोड़ी सी जंप अप है। तो प्लीज साहब मुझे बताएं कि इसको मुझे होल्ड रखना है या मैं इसको एग्जिट कर लूं। ठीक है, तो फिलहाल इनके लेवल से काफ़ी नीचे और नुकसान होता हुआ, हालांकि इसमें डिविडेंड इनको मिल चुका है। चलिए अविनाश जी, क्या होगी चेन्नई पेट्रो पे आपकी राय? देखिए, पहली बात तो चेन्नई पेट्रो ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की सब्सिडरी है और बेसिकली ऑयल मार्केटिंग कंपनी है। जिस प्रकार से अभी क्रूड की कीमतें बढ़ रही है, देखिए आने वाला क्वार्टर इनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स इन कंपनीज के डिपेंडेंट होते हैं कि क्रूड का प्राइस क्या होता है। अगर क्रूड का प्राइस $90-95 पहुंचता है तो मार्जिन्स में और थोड़ा सा प्रेशर आने की उम्मीद है। तो मेरे ख्याल से देखिए, अगर इनका एकदम शॉर्ट टर्म रवैया है तो मुझे लग रहा है कि इनको इस स्टॉक से निकल जाना चाहिए, कोई दूसरे विकल्प में पैसा लगाइए, क्योंकि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में कोई बड़ा ट्रिगर आने वाला है ऐसा लग नहीं रहा है। और डिविडेंड का तो इन्होंने ऑलरेडी कैश फ्लो ऑलरेडी अकाउंट कर चुका है। तो अगर इनका नजरिया एकदम शॉर्ट टर्म है तो निकल जाए, बट अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म है तो मैं समझता हूँ कि फेडरल बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, ये काफी अच्छे विकल्प है जहां पे ये पैसा वहां पे निवेश करके एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड अगले 6 से 12 महीने में कमा सकते हैं। ठीक है, फेडरल बैंक में स्विच करने की सलाह है। दिल्ली से राजेश का सवाल लेंगे और ये सवाल आए हैं व्हाट्सएप के जरिए। इनके पास है यूको बैंक के शेयर 2000 की संख्या में 29 रुपये 80 पैसे के भाव पर। इस वक्त भाव है यूको बैंक का करीब 30 रुपए के आसपास ही, 30 रुपये 65 पैसे का। अविनाश जी, यूको बैंक पर आप जरा राय दीजिए, क्योंकि हमने देखा है कि 11-12 रुपए से ये शेयर चला और उसके बाद हमने 30-35 के ऊपर के स्तर देखे। हालांकि एक टेंशन है, चूंकि छोटा बैंक है, हाल फिलहाल तो हम थोड़ी रौनक देख रहे हैं, लेकिन ये जब 30 के पास आता है ना तो थोड़ा सा प्रेशर वहां से बनना शुरू हो जाता है, फिर रफ्तार थोड़ी सी वो कम हो जाती है। आपको भरोसा है इस पर? हालांकि नंबर्स जो पीछे इन्होंने रिपोर्ट की अपने पिछले तिमाही के बड़े अच्छे रहे, एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ, भरोसा करें इस पर, निवेशित रहें? देखिए, मुझे लग रहा है कि अभिषेक, देखिए नंबर्स तो काफी अच्छे हैं, लेकिन ये एक छोटी बैंक है, छोटा बैलेंस शीट चलाते हैं, और मेरे ख्याल से देखिए मार्केट को इस बैंक का एक ही फिक्र है कि अगर भाव थोड़ा सा बढ़ता है तो शायद गवर्नमेंट यहाँ पे एक OFS लेके आए और अपना हिस्सा थोड़ा सा कम कर ले, तो ये थोड़े से नेगेटिव फैक्टर शॉर्ट टर्म में प्ले आउट करेंगे। मैं समझता हूं कि अगर इनको थोड़ा सा और एक स्ट्रॉन्गर बैंक चाहिए और बड़ा बैंक चाहिए तो PNB बहुत अच्छा विकल्प है। देखिए, PNB ने जो नतीजे पहले क्वार्टर में दिखाए वो उम्मीद से काफी बेहतर है, और बहुत समय के अंडर परफॉर्मेंस के बाद अभी PNB में एक अच्छा पॉजिटिव रुझान देखने को मिला है। तो मेरे ख्याल से ये अगर PNB में निवेश करते हैं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। हालांकि देखिए, यूको बैंक में भी मीडियम टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड जो है वो शायद PNB में ज्यादा मिलेगा। बैंक भी बड़ी है, और सबसे बड़ी बात क्वार्टरली नंबर्स दर्शाते हैं कि अच्छी खासी ग्रोथ इन्होंने रिकॉर्ड की है, आगे भी ग्रोथ आएगी, तो PNB विल बी अ बेटर बेट। ठीक है, तो PNB में निवेश करने की आपको यहाँ पर सलाह मिलती हुई। और चलिए बढ़ते हैं आगे। एक और सवाल हमारे पास व्हाट्सएप के जरिए आया है। विधान चंद्र हैं अयोध्या से, और उन्होंने अपना सवाल एमटार टेक पर पूछा है। 40 शेयर हैं, 1630 के भाव पे इन्होंने ये शेयर परचेज किया है और इनके भाव से काफ़ी ऊपर। कल भी हमने इस पर एक राय ली थी। चलिए जय, ज़रा बताएं, एमटार टेक फिलहाल इनके लेवल से ऊपर, और मेरे ख्याल से आगे का नजरिया ये चाहते हैं। एमटार टेक उनको होल्ड करना चाहिए। रीजन बीइंग, डेली चार्ट पर हम देखें तो काफी एक अच्छा स्ट्रक्चर है, कंसोलिडेशन में चल रहा था, फिर वापस से ब्रेकआउट दिया और हायर हाई हायर लोस का पैटर्न बन रहा है। मुझे लग रहा है अभी भी पैटर्न इंटैक्ट है और अभी भी हम हायर 2500 के भाव देख सकते हैं जल्दी के दिनों में। एक महीने के अंदर मुझे लग रहा है 2500 जितना हम प्राइस यहाँ पर वापस से एमटार टेक में देख सकते हैं। और वीकली चार्ट पर इफ इनका लॉन्ग टर्म नजरिया है तो उनको होल्ड करना चाहिए, बिकॉज डिफेंस सेक्टर में ऑलरेडी मुझे लग रहा है काफी एक अच्छा बज है, मोमेंटम है,
और एम्टाटेक वेल प्लेस्ड कंपनी है ये बेनिफिट को उठाने के लिए। मोर देन 14% ऑफ जीडीपी डिफेंस सेक्टर को एलोकेट हो रहा है। सो ये इवन कंपनी को बेनिफिशियल उसमें भी रहेगा। और ऑल्सो चार्टिकली हम बात करें तो इसमें भी काफी अच्छा स्ट्रक्चर वीकली पैटर्न पर भी बन रहा है। तो हर हिसाब से मुझे लग रहा है ये स्टॉक में बुलिश हूँ और आगे भी रहूंगा, और तो उनको होल्ड करना चाहिए। और मोर देन 2500 के प्राइस अभी देख सकेंगे और फिर लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा गेन इनको मिल सकता है। ठीक है, एम्टाटेक डिफेंस सेक्टर की कंपनी है, मिसाइल टेक्नोलॉजी से संबंधित है ये, और प्रोमोटर बहुत इसके अच्छे हैं। छोटी साइज की कंपनी जरूर है लेकिन दमखम बहुत है और चला भी शेयर बहुत है। केरल से मोहन जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहन नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? नमस्कार सर, मेरे पास बायोकॉन है, 300 शेयर है जी। भाव भी 300? पेट्रोनेट एलएनजी है 200। भाव सर बताएंगे जरा, बायोकॉन आपके पास क्या 300 के भाव के हैं? हाँ 300 भाव है, वो 300 की रेट में खरीदा है, एवरेज प्राइस है ये। जी जी जी। हाँ ये करीब 2 साल होने वाला है। 2 साल हो गए। बायोकॉन के साथ ये शिकायत रही है, बातें तो बहुत होती हैं बायोकॉन को लेकर, लेकिन ये शेयर चलता नहीं है। हालांकि अब जो अगली जो उम्मीदें हैं बायो सिमिलर कारोबार से हैं। इनके सीईओ का बयान भी आया था कि 2025 के फर्स्ट हाफ तक उसको लिस्ट कराएंगे, तो अब वैल्यू अनलॉकिंग वहां पर कहीं ना कहीं उम्मीदें जाकर टिक जाती हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसको समय देना चाहिए, क्योंकि अभी 2025 में तो वक्त है करीब करीब 1.5 साल के आसपास का। अविनाश जी, बायोकॉन शेयर चलता नहीं सर, दुखी कर देता है कई बार लोगों को, क्या सलाह होगी आपकी इस पर? नहीं, मुझे लग रहा है कि अभिषेक देखिए इनका जो सिचुएशन है वो काफ़ी दूसरे निवेशकों का भी है। बायोकॉन ने सिग्निफिकेंटली 2 साल में काफ़ी बड़ी मात्रा में अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है दूसरे फार्मा कंपनीज के मुकाबले में। मेरे ख्याल से देखिए जब इन्होंने 2 साल शेयर को पकड़ा ही है तो और एक 6-12 महीना अगर ये होल्ड करते हैं तो मेरे ख्याल से जैसे आपने कहा कि अभी जो नेक्स्ट ग्रोथ का लीवर बायोकॉन के लिए आएगा वो बायोसिमिलर से आएगा। सबसे बड़ी बात इनकी जो सब्सिडरी एसएनजी, इन्होंने बहुत ही बढ़िया नंबर्स डिक्लेयर किए हैं। इनफैक्ट यहाँ पे किस प्रकार की तेजी इनके सब्सिडरी में हुई है वो पेरेंट कंपनी में कम हुई है, तो इसका भी डेफिनेटली थोड़ा बहुत फायदा बायोकॉन को मिलेगा। मेरे ख्याल से अगर नजरिया 8 से 12 महीने का है तो यहाँ पे होल्ड करिए, क्योंकि बायोसिमिलर में जो वैल्यू अनलॉकिंग होगी इसमें हमको उम्मीद है कि काफी अच्छे प्रीमियम पे ये बिजनेस को ये डाइल्यूट करेंगे। ऑलरेडी बातें चल रही कि इन्वेस्टमेंट बैंकर्स अभी भी वैल्यूएशन पे काम पे लग गए हैं और मोटा मोटी सेकंड हाफ ऑफ FY24 में हमको कोई न्यूज फ्लो इसके ऊपर मिलेगा। तो अभी तो होल्ड करिए, थोड़ा अंडर परफॉर्म करेगा बट डेफिनेटली अगले 6 से 12 महीने के लिए आउट परफॉर्मेंस के अच्छे चांसेस है। ठीक है, बायोकॉन को होल्ड करने की सलाह है, लेकिन पेट्रोनेट इस पर क्या राय होगी अविनाश जी? क्योंकि हम देख रहे हैं कि शेयर आज तो थोड़ा कमजोर है, लेकिन बहुत कुछ हमने इसमें उतार चढ़ाव देखा नहीं है। एक स्टेबल काउंटर रहा है पिछले महीने 2 महीने से। देखिए मुझे लग रहा है कि एलएनजी का जो बिजनेस ये चलाते हैं यहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल तो काफी है, बट अनफॉर्चुनेटली इसमें जो री रेटिंग आनी है वो अभी तक आई नहीं है। कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी एलएनजी फैसिलिटी चलाता है और एलएनजी का जो इंपोर्ट होता है प्लस उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसमें पेट्रोनेट एलएनजी काफी बड़ा प्लेयर है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी नजरिया शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म में रखना चाहिए। हालांकि देखिए ये स्लो मूवर स्टॉक है, इसमें अगर नजरिया एकदम शॉर्ट टर्म है तो फिर मेरे ख्याल से इनको निकल जाना चाहिए। अगर 1.5-2 साल का नजरिया है तो ही होल्ड करे। मेरे ख्याल से अगर इनका नजरिया 6 मंथ्स के नीचे है तो मेरे ख्याल से कोई दूसरा स्टॉक में निवेश करे। स्पेशली मैं कहूंगा कि कैपिटल गुड्स है, रियल एस्टेट है, ऑटो कंपोनेंट्स है, यहाँ पे काफी अच्छे विकल्प मार्केट में अवेलेबल है जो मेरे ख्याल से पेट्रोनेट एलएनजी से काफी अच्छे 6 to 12 मंथ का अपसाइड आपको दे सकते हैं। ठीक है, तो ये है पेट्रोनेट पर आपको राय। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मितेश हैं गुजरात से। मितेश गुड मॉर्निंग, पूछें अपना सवाल। सर मेरे पास HFCL के और टाटा पावर के 150 शेयर है। सर मेरे पास HFCL के एवरेज मार्जिन 77 है। और दूसरा स्टॉक कौन सा बताया आपने? टाटा पावर। ठीक है, टाटा पावर और टाटा पावर की मेरी एवरेज 225 है। ठीक है, ठीक है। कोई खास नजरिया आपका लॉन्ग टर्म का? हाँ सर लॉन्ग टर्म है, मैं 2 to 5 है। ठीक है, जय आपके पास आएंगे। HFCL हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशन लिमिटेड टेलीकॉम एंसिलरी कंपनी है, बताएं क्या करना चाहिए? पहले HFCL पे राय दें। तो सिंस उनका लॉन्ग टर्म नजरिया है तो मैं वीकली चार्ट पर ये स्टॉक को देखना चाहूंगा। तो वीकली चार्ट पर मुझे लग रहा है ये स्टॉक में काफी कंसोलिडेशन चल रहा था
और ये ब्रेकआउट कैंडिडेट भी है, बिकॉज आरएसआई की तरफ से हम देखें या एमएससीडी की तरफ से देखें तो एक पॉजिटिव क्रॉसओवर की तरफ ये स्टॉक बढ़ रहा है और अहम सपोर्ट लेके बैठे 100-डे मूविंग एवरेजेस के ऊपर चल रहा है। तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिख सकता है और उनके बाइंग प्राइस के ऊपर आने के फुल आसार है। तो एक साल का ये उनका नजरिया तो मुझे लग रहा है 85 to 90 के जोन में इजीली आ सकता है और अगर ये लेवल भी पार कर गया तो मुझे लग रहा है 98 के लेवल तक ये 1-1.5 साल में आ सकता है। तो इनको होल्ड करना चाहिए और थोड़ी वॉलेटिलिटी उनको थोड़ी पेशेंटली हैंडल करनी चाहिए, बिकॉज ये स्टॉक काफी एक अच्छा ब्रेकआउट कैंडिडेट है और वॉल्यूम के साथ देख सकेंगे 1-1.5 साल के अंदर ये स्टॉक के प्राइस 90 के अराउंड रेंज में आ जाए। ठीक है, एक और सवाल इनका टाटा पावर पे है, 225 की प्राइस पे इन्होंने लिया हुआ है, क्या करना चाहिए? सो टाटा पावर 225 की प्राइस पर लिया है तो होल्ड करना चाहिए, बिकॉज टाटा पावर में हम हिस्टोरिकली देखें तो पिछले कुछ समय से ये 200 के अराउंड रेंज में बहुत अच्छा खासा सपोर्ट लेके बैठा हुआ है और ये चलने की फिराक में मुझे लग रहा है दिवाली के बाद ये स्टॉक में एक अच्छा खासा बाउंस बैक आ सकता है। रीजन बिंग पावर अभी जो मॉनसून का चल रहा है तो पावर सेक्टर वहां पर थोड़ा ढीला होता है। तो मुझे ये चार्टिकली हम बात करें तो ये स्टॉक अराउंड मुझे लग रहा है 270 to 290 के रेंज में इन दिसंबर या अराउंड जन फेब के अंदर आ सकता है। तो ये लॉन्ग टर्म नजरिए से भी बाय है और शॉर्ट टर्म के अराउंड 6 मंथ्स का नजरिया हो तो भी बाय कर सकते हैं, ये स्टॉक में होल्ड कर सकते हैं और ये अच्छा खासा हमको रिटर्न कमा के दे सकता है। ठीक है, तो ये नजरिया टाटा पावर HFCL पे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे जय और इसके साथ ही अविनाश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद शो में जुड़ने का और दर्शकों के सवालों का जवाब देने का। चलिए इसी के साथ अब मुझे और मेरे सहयोगी अभिषेक को यो स्टॉक्स में दीजिए इजाजत और